हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिसार्क इंस्टीट्यूट में। तो जैसे हम पहले हम प्री हिस्ट्री पे बात कर रहे थे, तो बीच में कुछ कीवर्ड्स हैं हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के, जो कि हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ कीवर्ड्स की यदि हमें जानकारी हो तो हमारी स्टडी में काफ़ी इम्पैक्ट इन चीज़ों से पड़ता है और हमारी समझ भी काफ़ी अच्छी इनसे बढ़ जाती है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है फ्यू इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स इन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं जिनका कि कुछ मीनिंग होता है। तो देखते हैं क्या क्या है वो। तो हमारे पास सबसे पहले है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि बिना क्रोनोलॉजी के, बिना कालक्रम दर्शाए हम इतिहास की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो पुरातत्व हो या इतिहास हो, दोनों में कालक्रम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यानी आप रैंडमली रफली किसी भी घटना का जिक्र नहीं कर सकते। तो एक सीक्वेंस होता है क्रोनोलॉजी का, एक क्रम होता है। जैसे पहले कौन सी घटना घटित हुई, उसके बाद कौन सी घटना घटित हुई, उसके बाद कौन सी घटना घटित हुई। तो इस तरह से चलता है। इतिहास को हम इसीलिए पढ़ते हैं, पहले हम प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर प्रोटो हिस्ट्री पढ़ते हैं, देन हम हिस्टोरिकल एज पढ़ते हैं, यानी सेकेंड अर्बनाइजेशन से आगे का पढ़ते हैं। उसी में एंसेंट हिस्ट्री होती है, अर्ली मीडिवल होती है, मीडिवल होती है और मॉडर्न हिस्ट्री होती है। तो ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, तो इसको क्रोनोलॉजी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है कोडिकोलॉजी। कोडिकोलॉजी कोई भी पांडुलिपि है, वो कभी भी लिखी गई है, चाहे वो बुक के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और फॉर्म में हो, उसको पढ़ना, उसकी पढ़ाई की जाती है कोडिकोलॉजी के अंदर। और उस देन हमारे पास है एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, यानी जितने भी अभिलेख हमें मिलते हैं उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। और उसको पढ़ना, क्या लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है, कब का है, कौन सी डेट है इसकी, स्टोन टाइप क्या है, क्या यहाँ पे वो जहाँ पे वो मिल रहा है वहाँ पे वो स्टोन मिलता है, कहाँ से, अगर नहीं मिलता है तो कहाँ से स्टोन यहाँ पे लाया गया, अगर स्टोन पे है इंस्क्रिप्शन तो, या किसी और भी चीज पे है, तो उसे क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं, एपिग्राफिकल स्टडी कहते हैं। देन हमारे पास है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी क्या होती है? वंशावलियों का अध्ययन करना। वंशावली को, जैसे पुराणों में वंशावलियां दी गई हैं, गुप्त शासकों की वंशावलियां दी गई हैं, तो वंशावलियों का भी कालक्रमानुसार अध्ययन करना क्या कहता है, क्या कहलाता है? जीनियोलॉजी कहलाता है। जैसे हम गुप्त वंश की बात करते हैं तो श्रीगुप्त, घटोत्कच, देन हम आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो ये क्या क्या कहलाता है? जीनियोलॉजी में, जीनियोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है, वंशावलियों का अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्म है हमारे पास, जैसे हमारे पास एक टर्म है कोर्टेक्स। अब कोर्टेक्स किसे कहते हैं? जैसे हम चित्र में भी देख रहे होंगे आप यहाँ पे, कि जो नेचुरल सरफेस होता है किसी भी स्टोन टूल का, अगर हम टूल के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात करें, जो नेचुरल सरफेस होता है उसे कोर्टेक्स कहते हैं। देन हमारे पास है बल्ब ऑफ परकशन। तो जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे, बल्ब ऑफ परकशन उसे कहते हैं कि जब हम फ्लेकिंग करते हैं, किसी कोर से फ्लेक निकालते हैं, तो उस पर एक आघात चिन्ह बन जाता है, उस आघात चिन्ह को बल्ब कहते हैं। आगे जो वीडियो है उस वीडियो में आप समझेंगे कोर्टेक्स और बल्ब ऑफ परकशन को। हालांकि टेक्निक्स बहुत प्रकार की हैं टूल्स बनाने की, फिलहाल हम जो फ्लेकिंग होती है उसकी बात करते हैं। तो फ्लेकिंग में क्या होता है? एक तो कोर्टेक्स की बात की हमने, जो कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स कहते हैं इस वाले एरिए को, यानी जो नेचुरल परत होती है किसी भी स्टोन की। जैसे इसको यहाँ से इसकी फ्लेक निकाले गए हैं, या फिर यहाँ से इसका निकला हुआ है, ये एकदम फाइन, ये टूल नहीं है एक्चुअली, ये समझाने के लिए एक पत्थर लिया हुआ मैंने। तो यहाँ से अगर इसमें फ्लेकिंग की गई होगी, है ना, यहाँ से इसको स्ट्राइकिंग की गई होगी, तो यहाँ से एक फ्लेक निकला होगा। तो जब वो फ्लेक निकला तो यहाँ क्या बन गया? बल्ब बन गया। ठीक है, उस बल्ब को भी देखेंगे। तो कोर्टेक्स की जब हम बात करते हैं, जैसे हम दूसरा टूल लेते हैं, जैसे ये है, मान के चलते हैं इसके इधर ये फ्लेकिंग हुई है, लेकिन इसका जो ये वाला हिस्सा है, इसमें कोई किसी प्रकार का रिटच नहीं हुआ है, या किसी प्रकार का यहाँ फ्लेकिंग नहीं हुआ है, तो इस वाले एरिया को क्या कहते हैं? कोर्टेक्स कहते हैं। ये कोर्टेक्स किसी भी एरिया में हो सकता है, यानी एक टूल के किसी भी जगह पे कोर्टेक्स हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ से निकाला गया, यहाँ से ये
ये जो इसकी नेचुरल रहेगी ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से तो कटा हुआ है ये, तो टूल में जो नेचुरल चीज़ रह गई है उसे कहते हैं कोर्टेक्स। अब इसमें देखेंगे ये स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ से स्ट्राइकिंग करेगा, नैपिंग करेगा, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट है, ये कौन सा है? पॉइंट ऑफ परकसन, पॉइंट ऑफ परकसन, ठीक है, पॉइंट ऑफ परकसन कहते हैं इसे। अच्छा, बल्ब ऑफ परकसन किसे कहते हैं? देखिए बल्ब कैसे पहचाना जाएगा, इसमें बल्ब कहाँ है? देखिए अब यहाँ से ऐसे में, देखिए ऐसे में, यहाँ से अगर इसमें नैपिंग हो गई, यहाँ से इसने स्ट्राइक किया इसको, तो यहाँ से एक फ्लेक निकला होगा। अब वो फ्लेक तो हमारे पास नहीं, हमारे पास सिर्फ कोर ही है, तो मान के चलते हैं एक फ्लेक निकला होगा यहाँ से, तो आघात चिन्ह कहते हैं उसे। तो यहाँ पे अंदर को दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ से अंदर को गया, फिर इधर को बाहर को आया, तो ये अंदर को गया है तो वो बल्ब है। तो दो बल्ब बनते हैं, एक तो कोर पे बल्ब बनेगा, एक जो फ्लेक निकला है उस पे बल्ब बनेगा, यानी उस पे उभार बाहर को होगा और इस पे अंदर को होगा, तो वो उसका बल्ब हो गया। तो इसे कहते हैं बल्ब ऑफ परकसन। तो हमने देखा कोर्टेक्स और बल्ब ऑफ परकसन किसे कहते हैं और ये कहाँ पे स्टोन के होते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स, यानी एंशिएंट कॉइन, जैसे बगल में आप कॉइन्स देख रहे होंगे, ये कॉइन्स हैं विमा कटफिसस के, जो कि कुषाण रूलर था। कुजुल कटफिसस के बाद विमा कटफिसस आता है, जिसमें हम बुल देख सकते हैं, बुल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, तो ये विमा कटफिसस के कॉइन्स हैं। तो इस तरह के जितने भी कॉइन्स मिलते, चाहे गुप्त वंश के सिक्के मिले, चाहे हम उसके बाद के सिक्के मिले, उसके बाद हालांकि सिक्कों का क्रम जो है कम हो गया था, कुषाणों के सिक्के मिले हमें। तो जितने भी शासकों ने जिस भी प्रकार के सिक्के चलाए होंगे, उन सिक्कों की एक अलग से स्टडी की जाती है, और वो स्टडी को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। अगला है पैलियोग्राफी। देखो इससे पहले हमने बात की थी एपिग्राफी की, और ये दूसरा है हमारे पास पैलियोग्राफी। एपिग्राफी के अंदर क्या किया जाता है कि इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख का अध्ययन किया जाता है। कहाँ के बारे में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, आर्थिक अभिलेख है या फिर किसी कोई राजाज्ञा है, जैसे अशोक की राजाज्ञाएं थी, किसको आज्ञा दे रहा है, क्यों दे रहा है, अगर आज्ञा दे रहा है तो इसमें क्या रोल है ना। अशोक को जब भी हम देखते हैं तो बहुत रेयर होता है, यानी हिस्ट्री में भी बहुत रेयरली, हालांकि किया है कई शासकों ने, लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि एक शासक जो है वो किसी धर्म विशेष के बारे में बताए कि धर्म कैसा होना चाहिए, धम्म जो अशोक का चला कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उसके लिए तो अलग बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं जिन्होंने जो रूल रेगुलेशन जो निर्धारित करेंगे। तो ये वो आता है एपिग्राफी के अंदर। ये है पैलियोग्राफी, स्टडी ऑफ स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट कहते हैं लिपि, यानी कोई अभिलेख अगर लिखा गया है तो उसकी लिपि क्या है। देखो लिपि और भाषा यानी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज दो अलग अलग चीजें हैं। तो जब हम किसी भी इंस्क्रिप्शन को देखते हैं तो उसमें हम दो चीजें देखते हैं, एक तो उसकी स्क्रिप्ट क्या है और दूसरी उसकी लैंग्वेज क्या है। तो जैसे स्क्रिप्ट, जैसे ब्राह्मी हो गई, खरोष्टी हो गई, ये स्क्रिप्ट हो गई, है ना। और भाषाओं में जैसे संस्कृत है, पाली है, तो ये इसकी लैंग्वेज हो गई। देन फिलोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, किस चीज की स्टडी की जाती है? द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन ओरल एंड रिटन हिस्टोरिकल सोर्सेज। जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं उनकी लैंग्वेज क्या है, उसकी स्टडी इसके अंदर, और जो ओरल और रिटन में जो चीजें हैं उनकी कैसी लैंग्वेज है, फिलोलॉजी के अंदर उनकी स्टडी की जाती है। देन हमारे पास आता है सिग्लियोग्राफी, द स्टडी ऑफ सील्स। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सबने सुना होगा, अगर हम हिस्ट्री और इतिहास के विद्यार्थी हैं, हिस्ट्री और पुरातत्व के विद्यार्थी हैं, तो हमने हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, और अब जो लोग कहते हैं उसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि अब अधिकतर जो स्थल हैं, अधिकतर साइट्स जो हैं वो सरस्वती नदी के आसपास मिलनी शुरू हो गई है। तो वहां पे हमें कुछ सील्स मिलते हैं, मुहर, जो आज भी हमारे पास सील्स होते हैं, मुहर ठप्पा जिसे लगाया जाता है। और इस मुहर का काम क्या था, ट्रेड के लिए या अपना एक चिन्ह निर्धारित करने के लिए। सबके अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो किसी शासक का होगा जो कोई रूल कर रहा होगा, कोई रॉयल सिंबल होता है, तो हर किसी का अलग अलग सील्स होती हैं। यहाँ पे हम बगल में देख सकते हैं एक बुल है, हम्ड बुल, और उसके ऊपर कुछ स्क्रिप्ट लिखी है, इंडस स्क्रिप्ट।
इस बुल के आधार पर ही, इस सील के आधार पर ही बीबी लाल ने ये कहा कि जो इंडज स्क्रिप्ट है ना, वो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी, इसी के आधार पर। बाकी और कोई इसके पीछे कोई और बहुत बड़ा कारण हो कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती हो, क्योंकि जो जो पढ़ी ही नहीं गई है तो उसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं किधर लिखी गई है, कैसे लिखी गई है। तो बहुत सारे लोगों ने हालांकि दावा किया है स्क्रिप्ट को पढ़ने का, वो अलग विषय है, पर अभी तक पढ़ी नहीं गई है। सच ये है, फैक्ट ये है। दावे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन वर्तमान में सच ये है कि नहीं पढ़ी गई है और इसी को मानना पड़ेगा। तो ये बुल जो है ये एक सील है। तो इन सील्स का, इन मुहरों का, किसी भी काल की मुहर हो, चाहे वो बाद के ऐतिहासिक काल की मुहरें हों, राजाओं की मुहरें हों, उन मुहरों का अध्ययन को क्या कहते हैं? सिग्लियोग्राफी कहते हैं। और जो ये बुल है ना, ये भारतीय संविधान के प्रथम पेज पे भी है। भारतीय संविधान के जो पहला पृष्ठ है उस पे इस बुल का चित्र है। ये एक फैक्ट था। देन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी हम सभी जानते हैं आर्कियोलॉजी क्या है। आर्कियोलॉजी, इसको जैसे स्पेल्ड किया गया है, दोनों रूप में लिखा जा सकता है। ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है मटेरियल रिमेन्स की, यानी जो पास्ट ह्यूमन था, जो पास्ट इतिहास और पुरातत्व, आर्कियोलॉजी एक दूसरे के पूरक है ना। तो आर्कियोलॉजी क्या करती है? एक साइंटिफिक स्टडी करती है हिस्ट्री की, प्रूफ, एविडेंस के बेस्ड पे प्रूव करती है कि ऐसा था या नहीं था, या कोई रिमेन्स अगर मिला है तो क्यों मिला है। जैसे हम इंडस वैली को कहते हैं गंगेटिक जो दोआब है, यानी गंगा यमुना का जो दोआब है, वहां पे नहीं मिलती है सिंधु सभ्यता की पुरास्थल। तो कैसे कहते हैं? आर्कियोलॉजी के बेस्ड पे, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के बेस्ड पे, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार के आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट नहीं मिले हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हों अभी तक। तो इसलिए माना जाता है कि ये इस साइड में जो था वो इंडस वैली का विस्तार नहीं हुआ था। देन हमारे पास है अगला टर्म है एम्फोरा। देखो एम्फोरा, ये बगल में चित्र भी आप देख सकते हैं एम्फोरा का। इसके दोनों तरफ हैंडल है, दोनों तरफ से उठाया जाता होगा इसको, और ये इसको ज्यादातर रोमन वेयर ये है, यानी रोमन पोट्री। अब इसको रोम क्या हुआ था कि जब हम देखेंगे कि मार्शल और मोर्टिमर व्हीलर, देखो मार्शल का जो रुझान था ना, जो इंटरेस्ट था, वो यूनानी कला की तरफ जाता है, यानी ग्रीक आर्कियोलॉजी की तरफ ज्यादा था। तो इसीलिए उन्होंने तक्षशिला और गांधार की तरफ ज्यादा एक्सकवेशन किए। भीर टीला, सिरकप टीला, इनका एक्सकवेशन किसने किया? मार्शल ने किया। उनका ध्यान उधर उस तरफ था। व्हीलर का जो इंटरेस्ट था वो रोमन आर्कियोलॉजी की तरफ ज्यादा था। और इन्होंने क्या किया बाद में? ब्रह्मगिरी हो गया, अरिकामेडु हो गया, चंद्रकेतुगढ़ के आसपास का एरिया हो गया, इन्होंने वहां क्या किया? एक्सप्लोरेशन किया, और वहीं से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वहीं से इनको ये एम्फोरे मिले हैं। अच्छा, इन एम्फोरों का क्या यूज रहा होगा? एम्फोरों का, इनमें कुछ लिक्विड रखने के लिए, खासतौर से कोई तेल होगा या फिर शराब, वाइन भरी जाती होगी। तो इससे भी अब इस तरह के एम्फोरा जब मिले तो इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि अगर ये एम्फोरे यहाँ मिल रहे हैं और ये रोमन ट्रेडिशन का एक मेन वेयर है ये, है ना, तो यहाँ मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं व्यापार या कुछ ना कुछ तो रिलेशन रहा होगा यहाँ के लोगों का वहां के लोगों के साथ। अगला टर्म है एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन जनरली उन लोगों को कहा जाता था जब तक कि आर्कियोलॉजी और म्यूजियम्स नहीं बने थे, आर्टिफैक्ट्स की तरफ लोगों का ध्यान उतना था नहीं, प्राचीन जो कलाकृतियां था उनकी तरफ लोगों का सामूहिक रूप से उतना ध्यान नहीं था, एक साइंटिफिक स्टडी नहीं लोग करना चाह रहे थे, या लोगों को इतना ध्यान नहीं था कि इसकी भी स्टडी हो सकती है। तब कुछ लोग ऐसे भी थे जो पुरानी चीजों को या प्राचीन चीजों को संभालना जिनका शौक था, अपने पास रखना, अपने कलेक्शन में रखना जिनका शौक था, उन्हें एंटीक्वेरियन कहा गया। अगला है आर्कियोलॉजी। देखो आर्कियोलॉजी में क्या होता है? जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन होता है तो वहां रिमेन्स मिलते हैं, हमें एनिमल रिमेन्स मिलते हैं, ह्यूमन रिमेन्स मिलते हैं। किस रूप में मिलते हैं? हड्डियों के रूप में मिलते हैं, है ना। तो जो बोन्स की स्टडी की जाएगी, जो उसकी हड्डियों की स्टडी की जाए, जूलॉजी का रोल यहाँ भी आएगा, तो उसे कहते हैं आर्कियोजूलॉजी। जो प्राचीन मानव के जो बोन्स की स्टडी की जाएगी, जो उसकी हड्डियों की स्टडी की जाती है, जो पूरे शरीर की जितने भी अध्ययन किया जाएगा वो किया जाएगा आर्कियोजूलॉजी के अंदर। देन अगला टर्म है असेंबलीज।
अ ग्रुप ऑफ आर्टिफैक्ट, यानी आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ग्रुप ऑफ आर्टिफैक्ट यानी जब हम किसी पुरातात्विक स्थल पे जाते हैं, यानी किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट पे जब जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, असेंबलेज का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने एक स्टोन टूल ले लिया, सिर्फ एक स्टोन टूल, तो उसका कॉन्टेक्स्ट हम कैसे देंगे, हो सकता है स्टोन टूल ना हो। असेंबलेज का मतलब ये होता है कि वहां पे स्टोन टूल भी है, बोन रिमेन्स भी हैं, जो कि किसी साइट को क्या करे, वेरीफाइड करे कि हाँ यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में मानव रहा, वहां पर रॉक पेंटिंग भी मिल रही है। तो इस तरह का असेंबलेज मिलता है। बाद में हम देखें जैसे पॉटरी भी मिल गई, न्यूलिथ की देखें पॉटरी मिल रही है, वहां से हमें कुछ अनाज के रिमेन्स मिल रहे हैं, पॉटरी पे इम्प्रेशन मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो उसे असेंबलेज कहते हैं। दूसरा है बल्क। बल्क किसे कहते हैं, जैसा आप चित्र में देखिए, नीचे वाले चित्र में देखिए, बल्क उसे कहते हैं जब भी हम एक्सकवेशन करते हैं ना, ट्रेंच जब भी लगाई जाती है एक्सकवेशन के लिए, तो ट्रेंच का फिक्स माप होता है, आप कितने फिक्स में ट्रेंच लगाएंगे। तो जब ट्रेंच लगेगी तो ऐसा, जब ट्रेंच लगेगी तो वहां एक्सकवेशन होगा, तो एक्सकवेशन करने के बाद वहां से मिट्टी निकाली जाएगी। तो क्या होता है कि अब मिट्टी निकालने के लिए मिट्टी फेंकनी भी होती है। तो क्या क्या होता है कि एक ट्रेंच और दूसरी ट्रेंच के बीच में क्या किया जाता है, जगह छोड़ी जाती है। या फिर आप एक्सकवेशन कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि ये यहां से शुरू कर दिया और बस लगे हुए हैं। एक स्ट्रेटिग्राफी को देखने के लिए बीच बीच में क्या किया जाता है, जो नेचुरल सॉइल है उसको खड़े रूप में रखा जाता है ना। एक पोर्शन जो होता है जमीन का वो ऐसे ही रहने दिया जाता है और दूसरे में एक्सकवेशन किया, जैसे यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे, बीच बीच में एक गड्ढा इधर को बना है, दूसरा गड्ढा इधर को बना है, बीच में जो ये जमीन खड़ी है, जो दीवार खड़ी है, उसे कहते हैं बल्क। अगला बल्ब ऑफ परकशन, इसकी बात हम कर चुके हैं। देन हमारे पास है डेटम पॉइंट। देखो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जब हम करते हैं ना, वहां पे डेटम पॉइंट का बहुत बड़ा रोल होता है। वो इसीलिए होता है कि ताकि मेजरमेंट लिया जाए। अब कोई आर्टिफैक्ट हमें कितनी गहराई में मिल रहा है, कितनी दूरी पे मिल रहा है, और ये डेटम पॉइंट क्या होता है, एक रैंडम जगह होती है जो कि जो एक्सकवेशन कर रहा है, जो उत्खनन कर रहा है, वो निर्धारित करता है कि मुझे किस स्थल से सही माप मिलेगा। तो वहां पे क्या है, मेजरमेंट लेने के लिए साइट का, पूरी साइट का। फिर अगर एक्सकवेशन होता है तो स्ट्रेटिग्राफी का, कितनी गहराई में, मैं कहूँ कि पहली लेयर या दूसरी लेयर, तो मुझे माप भी देना पड़ेगा कि कितनी गहराई में। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी मान लें, इसमें क्या होता है, आपको एक स्टेब्लिश माप लेना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं डेटम, एक पॉइंट से, जिस पॉइंट से आप मानते हैं गहराई और जिस पॉइंट से आप माप लेते हैं उसे कहते हैं डेटम पॉइंट। दूसरा है डेबिटाज। अब डेबिटाज क्या होते हैं, यहाँ पे चित्र में देखिए, अब ये बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी। डेबिटाज का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी जगह पे जाते हैं, किसी भी पुरातात्विक स्थल पे जाते हैं, किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट पे जब भी हम जाते हैं, तो वहां पे क्या मिलता है, हमें एक टूल मिल गया। जैसा हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि वहां पे बल्ब मिल रहा है हमें, मैंने कहा था हमारे पास क्या है, कोर है, हमारे पास फ्लेक नहीं है। तो वो फ्लेक हमें डेबिटाज में मिलेगा। जो वेस्ट होगा, जो वेस्टेज एक टूल को बनाने के लिए जितने फ्लेक निकाले जाएंगे जो किसी काम के नहीं है, वो किसी एक साइट पे हमें मिलते हैं। और उससे ऐसे जो टूट गया है कुछ टूल, कुछ खराब बन गए हैं, है ना, तो उसे कहते हैं डेबिटाज। वेस्ट मटेरियल जो भी होता है, जो प्रोडक्शन में जो भी वेस्ट मटेरियल होगा एक जगह पे हमें मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डेबिटाज। देन इकोफैक्ट्स। आर्कियोलॉजी में जब हम बात करते हैं आर्टिफैक्ट एंड इकोफैक्ट। अब इकोफैक्ट किसे कहते हैं, जैसे इकोफैक्ट के अंदर सीधी सीधी बात आती है, जैसे हमें मिल गया सीड्स मिल गई, जिनको क्या, जिनको जो आर्टिफैक्ट वो होते हैं जिनको किसी भी काल का मानव जो है यूज करता है या बनाता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफैक्ट, जो कि पोर्टेबल होते हैं, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन जो इकोफैक्ट्स होते हैं उसमें मानव का कोई रोल नहीं होता है ना। जैसे सीड्स हो गई, जैसे पॉलन हो गए, ये चीजें मिलती हैं ना, तो ये होती हैं इकोफैक्ट्स। हालांकि इसमें स्टडी होती है आगे कि वाइल्ड प्लांट था कि डोमेस्टिक प्लांट था,
या कुछ भी चीज़ मिल जाए, हड्डी हमें मिल गई किसी जानवर की, तो ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल था या वाइल्ड एनिमल था, उस पर आगे स्टडी होती है। लेकिन इन सबको जो है इकोफैक्ट कहते हैं। बीज मिलना, पोलन का मिलना, पोलन परागकण, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है ये निर्धारित करने में कि किसी भी काल में किस प्रकार के पौधे, किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती थी, और फिर आगे उनकी स्टडी होती है कि क्या ये वनस्पतियां घरेलू थी, क्या इन वनस्पतियों का पालतूकरण शुरू हो गया था यानी डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था, या फिर ये वाइल्ड प्लांट थे, है ना। तो इससे कहते हैं इकोफैक्ट। सेकंड है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन सामने चित्र बना हुआ है। अब क्या होता है, हम एक्सकवेशन, जैसे हमने पहले बात की, जब हम एक्सकवेशन करते हैं तो वहां से जब एक्सकवेशन से जो मिट्टी निकलती है, उस मिट्टी को एकदम से फेंका नहीं जाता है, उस मिट्टी को इकट्ठा करके उसको किसी पानी भरे जार में डाल दिया जाता है, छन्नी में। तो क्या होता है कि उससे पानी तो निकल जाता है, उसमें जो मिट्टी होगी वो निकल जाती है, लेकिन उसमें यदि कोई सीड है, कोई बीज है, पोलन का भी यही होता है, कोई पोलन ग्रेन है, कोई छोटी छोटे छोटे आर्टिफैक्ट कभी होते हैं, वो रह बीट्स हो गई, ये चीजें रह गई, तो ये ऊपर तर रह जाती हैं, पानी नीचे चला जाता है, ये ऊपर रह जाती हैं। तो इससे भी बहुत सारी जानकारियां मिलती है, या कोई गोल्ड का कोई हल्की सी चीज भी मिल सकती है, सोने की। तो ये चीज, इन चीजों, ये फ्लोटेशन टेक्निक के जब हम यूज करते हैं तब हमें ये चीजें मिलने की ज्यादा आशा रहती है। देन रेस्क्यू आर्कियोलॉजी। रेस्क्यू आर्कियोलॉजी क्या होती है कि माना कोई आर्कियोलॉजी, बहुत रिच आर्कियोलॉजिकल साइट है, कहीं पे कोई टेम्पल ही है या कोई एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, और वहां पे या तो कोई डैम बन रहा होगा या फिर बाढ़ आने की आशंका होगी। तो इस आशंका से वहां पे जाके वहां के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको उठाकर दूसरी जगह रख लेना, एक अच्छी जगह पे, एक सेफ जगह पे स्थानांतरित करने को ही रेस्क्यू आर्कियोलॉजी कहते हैं, और कभी कभी इसको सेल्वेज आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। तो ये थे कुछ हमारे की पॉइंट्स, की वर्ड्स। और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, ये वर्ड्स आप यदि आपको अच्छे लगे, तो अभी बहुत सारे की वर्ड्स हैं जिनका यूज होता है आर्कियोलॉजी में खास तौर से, और हिस्ट्री के भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। तो यदि आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, और जो कमियां रह गई हैं उनको भी बताइए। थैंक यू।